अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद उमर ख़ान एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एक्सपोनेंट एंड रेडिकल्स। आज हम एक्सपोनेंट्स के बारे में भी पढ़ेंगे, रेडिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और हम कुछ सवालों को हल भी करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखें, ये हमारे पास एक नंबर है 7 और उसके ऊपर एक छोटा सा 2 लगा हुआ है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले ये बहुत ही बुनियादी बातें हैं जो मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स, ये जो 7 है ये कहलाता है बेस, और ये जो आप छोटा सा 2 देख रहे हो स्टूडेंट्स, ये कहलाता है एक्सपोनेंट। ये कहलाता है एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी बेस है और ये एक्सपोनेंट है। स्टूडेंट्स, इसे पावर भी कहते हैं, लेकिन इसका मैथमेटिकल नेम जो है वो है एक्सपोनेंट। स्टूडेंट्स, जब ये बेस के ऊपर कोई एक्सपोनेंट होता है तो आखिर इसका मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स, इसका मतलब होता है कि वो वैल्यू खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रही। 7 7 ज़ा 49। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा 49। 7 7 ज़ा 49। अच्छा स्टूडेंट्स, अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 7 2 ज़ा 14। नो, कोई भी वैल्यू हो उसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, जितना एक्सपोनेंट होगा हम उतने ही टाइम्स उस नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम अपने कुछ स्टूडेंट सवालातों को सॉल्व करते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बेस और एक्सपोनेंट के बारे में बताया और इस एक्सपोनेंट का मतलब क्या है। अक्सर स्टूडेंट्स हमारे पास सवाल आता है, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉजिटिव रियल नंबर एंड विच आर नेगेटिव रियल नंबर। ये पॉजिटिव रियल नंबर और ये नेगेटिव रियल नंबर का कॉन्सेप्ट क्या है। पॉजिटिव रियल नंबर और नेगेटिव रियल नंबर। नेगेटिव रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब ये पॉजिटिव रियल नंबर क्या है स्टूडेंट्स। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है वो -2 है और उसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है हमारे पास 2 है। तो स्टूडेंट्स, हम देख रहे हैं कि हमारे पास वैल्यू है, हमारे पास जो बेस है वो है -2 और उसके ऊपर एक्सपोनेंट जो है वो है +2। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि -2 खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। मल्टीप्लीकेशन है स्टूडेंट्स, तो हम ये ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे, माइनस माइनस प्लस एंड 2 2 4। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स, ज़रा आप देखें कि ये अंदर जो है एक नेगेटिव वैल्यू थी, लेकिन जब इसका हमने एक्सपोनेंट ओपन किया तो ये पॉजिटिव हो गई। तो स्टूडेंट, दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर। अब स्टूडेंट्स, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास -2 ही होता अगर एक्सपोनेंट 3 होता। अगर एक्सपोनेंट 3 होता तो स्टूडेंट्स, हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते इसके नेगेटिव साइन के साथ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखेंगे कि माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर आता माइनस में। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो हमारा आंसर आता -8। तो इट इज़ नेगेटिव रियल नंबर। स्टूडेंट्स देखें, अब बात अक्सर क्या, यानी बात समझने की क्या है, बात यहाँ पर समझने की ये है कि अगर अंदर आपके पास कोई भी नेगेटिव वैल्यू है, इफ़ यू हैव पॉजिटिव और इवन एक्सपोनेंट, अगर आपका एक्सपोनेंट इवन में है, चाहे आपके पास नेगेटिव वैल्यू हो, वो उसको पॉजिटिव बना देगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपके पास नेगेटिव है वैल्यू और आपका एक्सपोनेंट जो है वो ओड नंबर है, स्टूडेंट 3 इज़ द ओड नंबर, तो आपका जो है वो वैल्यू नेगेटिव में आएगी, आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। अब स्टूडेंट देखें, ये नेगेटिव में था लेकिन हमारे पास जो एक्सपोनेंट था वो इवन में था, तो इवन नंबर ने क्या किया, उसको पॉजिटिव कर दिया। लेकिन हमारे पास अंदर नेगेटिव है लेकिन एक्सपोनेंट ओड है,
एक्सपोनेंट ओड है तो ओड क्या करता है, नेगेटिव को नेगेटिव ही रहने देता है। तो स्टूडेंट दिस इज पॉजिटिव रियल नंबर एंड दिस इज नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये सवाल है, देखें सिंप्लीफाई। अभी हमारे पास सवाल है स्टूडेंट्स 5 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई 5 एक्सपोनेंट 2। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सवाल को सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, सवाल को हम कैसे हल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये बात याद रखनी होगी स्टूडेंट्स, जब भी देखें बेस एक जैसी हो, अगर हमारे पास बेस एक जैसी है तो हम, और बीच में मल्टीप्लिकेशन, इफ़ यू हैव द सेम बेस एंड मल्टीप्लाई बिटवीन द वैल्यू बिटवीन द बेस, देन यू विल ऐड द एक्सपोनेंट, तो आप एक्सपोनेंट को जमा कर लेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन यहाँ पर दो शराइत का पूरा होना ज़रूरी है। पहली शर्त क्या है कि बेस एक जैसी होनी चाहिए और बीच में मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, बेस को आप एक बार लिख लें और इसके एक्सपोनेंट को आप स्टूडेंट्स इसके एक्सपोनेंट को जमा कर दें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 5 एक्सपोनेंट 6 एंड दिस इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर स्टूडेंट्स। इफ यू हैव सेम बेस एंड मल्टीप्लाई बिटवीन द बेस देन यू विल ऐड द एक्सपोनेंट। ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारा अगला सवाल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें आप कि हमारे पास दिया है a एक्सपोनेंट 4 a एक्सपोनेंट 3 a एक्सपोनेंट 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही देखें सेम बेस है, बेस एक जैसी है हमारे पास और बीच में मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स। तो हम क्या करेंगे, बेस को एक बार लिखेंगे एंड देन ऐड द एक्सपोनेंट। तो स्टूडेंट्स हमारा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा, हम इसको जमा कर लें, 4 और 3 7 एंड 7 और 8 हो गए स्टूडेंट्स 15। तो स्टूडेंट्स दिस इज माय आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा सवाल है 8 इंटू 3 होल एक्सपोनेंट 4। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स ये जो एक्सपोनेंट है देखेंगे ये 8 की प्रॉपर्टी भी है और ये 4 की प्रॉपर्टी भी है। तो स्टूडेंट्स को मल्टीप्लाई नहीं करिएगा, 8 3 तो 24 नहीं कर सकते आप। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो है 4 8 की प्रॉपर्टी भी है और ये 4 3 की। तो आपने क्या करना है, 8 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय 3 एक्सपोनेंट 4 एंड दिस इज योर आंसर। अब चाहें तो आप इसके एक्सपोनेंट ओपन कर कर स्टूडेंट्स इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो हम इस तरह से सवाल को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी तरीके से ये है हमारा एक और सवाल, a इंटू बी होल एक्सपोनेंट 13। तो स्टूडेंट्स देखिए जो 13 है, ये जो आपके पास 13 है ये a की प्रॉपर्टी भी है स्टूडेंट्स और ये b की प्रॉपर्टी भी है। तो a एक्सपोनेंट 13 मल्टीप्लाई b एक्सपोनेंट 13 एंड दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स ये हमारा बड़ा अहम सवाल है, इसको बड़ा तवज्जो से आप लोग समझिएगा। ये बड़ा अहम है हमारे लिए क्योंकि इसमें हमारे पास एक एक्सपोनेंट नेगेटिव है। स्टूडेंट्स देखें बेस तो एक जैसी है और बीच में मल्टीप्लाई भी है। तो हमारा वही पहला कानून कि हम बेस को एक बार लिख कर अपने एक्सपोनेंट को जमा कर लें, 2 प्लस -3 प्लस 4। अब स्टूडेंट्स ये जो नेगेटिव साइन है देखें, एक्सपोनेंट 2 प्लस माइनस -3 और प्लस के 4। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो हमारा एक एक्सपोनेंट नेगेटिव है और दो एक्सपोनेंट पॉजिटिव है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले जो सेम साइन के एक्सपोनेंट हैं आप उनको ऐड कर लें। तो आपके पास जवाब क्या आएगा, 2 प्लस 4, तो स्टूडेंट्स हो जाएगा 6 और ये हो गया माइनस का 3। अब स्टूडेंट्स आप जो है वो सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 6 में से आप 3 को सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास एक्सपोनेंट आ जाएगा 3 एंड दिस इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स हम इस तरह से जो है वो अपने एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स का जो ये जो टॉपिक था इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स सिंप्लीफिकेशन के और भी हमारे पास सवालात हैं जिनके ज़रिए आपको कॉन्सेप्ट और बेहतर तरीके से जो है वो क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखें, स्टूडेंट्स इस सवाल में देखें हमारे पास ये 10 है, इसके ऊपर एक्सपोनेंट 3 है, फिर ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है, देन एक्सपोनेंट जो है हमारे पास 2 है। स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव, अगर आपके पास ब्रैकेट है और फिर एक और ब्रैकेट है उसके बाद जो एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पर क्या हम तरीके का इख्तियार करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा
कि यहाँ पर जो है अगर एक्सपोनेंट के बाद एक ब्रैकेट है देन एक्सपोनेंट है, ब्रैकेट के बाद एक्सपोनेंट है, मतलब तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 2 ज़ा 6। तो स्टूडेंट्स दिस इज़ योर आंसर। आप चाहें तो 10 को 6 टाइम्स लिख कर इस तरह से 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स आपके पास 6 ज़ीरो आ जाएंगे, तो आप इसको हल भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, हम अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। 3 एक्सपोनेंट 7 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट जो है 2। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो देखिए हमने क्या करना है, 3 एक्सपोनेंट 7 तो हमारे पास है, ये जो हमारे पास डिवीजन के अंदर 3 एक्सपोनेंट 2 है, हम इसको ऊपर लेके मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट्स जब ये ऊपर जाएगा तो मैथमेटिक्स की शर्त क्या है, मैथमेटिक्स की शर्त ये है कि आप किसी वैल्यू को ऊपर लेकर जाते हैं तो ले जाएं भले, लेकिन उसका एक्सपोनेंट अगर पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव था स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव हो गया। अब आप देखें स्टूडेंट्स बेस तो एक जैसी है, बीच में मल्टीप्लाई है, तो हम एक्सपोनेंट्स को जो है वो ऐड कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा 3 एक्सपोनेंट 7 प्लस माइनस का 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम इसको और मज़ीद सॉल्व करते हैं, 7 प्लस माइनस माइनस 2। स्टूडेंट्स मैं डायरेक्टली यहाँ पर 7 माइनस 2 भी लिख सकता था, लेकिन आप लोगों को क्लियर करने के लिए कि किस तरह से साइन जो है, देखिए हम कर वही एडिशन रहे हैं कि बेस एक जैसी है, बीच में मल्टीप्लाई तो हम पावर्स को ऐड करें, लेकिन नेगेटिव साइन होने की वजह से प्लस माइनस वो नेगेटिव हो रहा है। तो स्टूडेंट्स 7 में से आपने 2 निकाला तो एक्सपोनेंट 5, 3 एक्सपोनेंट 5 इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स हम ऐसे सॉल्व करते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपके जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक रेडिकल का सवाल भी है, क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स और रेडिकल्स की यहाँ बात कर रहे थे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए रेडिकल है और ये छोटा सा आपको नज़र आ रहा है ना स्टूडेंट्स, इसे कहते हैं इंडेक्स, इसे कहते हैं इंडेक्स। और ये जो आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको कहते हैं रेडिकेंड, इसको कहते हैं स्टूडेंट्स रेडिकेंड। अब स्टूडेंट्स जब कभी भी, वैसे तो हमारे पास अगर खाली रेडिकेंड हो तो खाली रेडिकेंड की जो हमारे पास वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट में 1/2 होती है, लेकिन स्टूडेंट्स अगर कोई इंडेक्स लगा हुआ है तो उसकी वैल्यू वही हो जाएगी अपॉन में। जैसे अब ये यहाँ पर 3 लगा हुआ है, तो अब इसकी 1/2 नहीं होगी, बल्कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/3। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आपने ये हटाया तो आपने क्या हो गया 27। अगर मैं ये हटाता हूँ, ये रेडिकेंड हटाता हूँ, तो मुझे इसकी वैल्यू लगानी पड़ेगी 1/3। तो स्टूडेंट्स अब ज़रा सोचें, आप ये जो 27 है ये किसका क्यूब है, ये देखिए आप किसका क्यूब है 27। अगर हम 27 का यहाँ पर एलसीएम ले लें तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो स्टूडेंट्स देखें 27 इज़ द क्यूब ऑफ 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पर यूँ कर सकते हैं 3 होल क्यूब मल्टीप्लाई 1/3। स्टूडेंट मैंने 27 का क्यूब ले लिया, 27 इज द क्यूब ऑफ 3, 3 का क्यूब है और 1/3 है, 3 से 3 कैंसिल स्टूडेंट्स, तो द आंसर इज 3। इस तरह से स्टूडेंट्स आप रेडिकेंड और इंडेक्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स ये हमारा सवाल देखें, अब यहाँ पर जो है वो इंडेक्स की कोई वैल्यू नहीं है, अब आप हटाएं। अब आपको पता है इसकी वैल्यू तो भाई 1/2 होती है जब इंडेक्स हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो 5/7 और ये एक्सपोनेंट 2। अब आप रेडिकेंड हटा रहे हैं, आपने रेडिकेंड हटा दिया भाई, आपने इसकी वैल्यू लगा दी 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल एंड 5/7 इज योर आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स, अगर कोई इंडेक्स नहीं है तो रेडिकेंड की वैल्यू होगी 1/2। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 8a³ b एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाई 4ab। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे पहले तो आप ये करें, जो कॉफिशेंट्स हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये कॉफिशेंट कहलाते हैं। 8 इज़ द कॉफिशेंट, 4 इज द, अगर कॉफिशेंट रिड्यूस हो रहे हैं तो इनको रिड्यूस कर दें, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके पास ऊपर रिमेनिंग क्या हो गए 2a³ b एक्सपोनेंट 5 एंड नीचे आ गए स्टूडेंट्स हमारे पास 4ab। अब इसको एक तो अभी स्टूडेंट्स मैंने आपको तरीका बताया था कि आप जो है वो नीचे से ऊपर लेके जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और तरीका मैं आपको समझाता चलूँ।
आप यहाँ पर चाहे तो यहीं से भी रिड्यूस कर सकते हैं। एक ए से आपने एक एक काट दिया और एक बी से एक बी, तो आपके पास ऊपर क्या बच जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर एंड बी एक्सपोनेंट 4 एंड दिस इज योर आंसर। आप वही ऊपर लेकर जाते, एक्सपोनेंट यहाँ पर देखें कुछ भी नहीं था तो 1 था, वो 1 -1 हो जाता, वो उनमें से सब्ट्रैक्ट होता, तो आप इस तरह से भी इसको हल कर सकते हैं। स्टूडेंट दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक। इंशाल्लाह ताला जो है इस सवाल के बाद आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स देखें ये दो सवाल हैं, 4 एक्सपोनेंट 3 एक्सपोनेंट 2, 4 एक्सपोनेंट 3 एंड एक्सपोनेंट 2। स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ये आप एक जैसा नहीं समझे इसको, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है स्टूडेंट्स। इससे पहले भी मैंने आपके सवाल में बताया था कि अगर आपके पास एक्सपोनेंट है, उसके बाद आपके पास कोई दीवार है, कोई ब्रैकेट लगा हुआ, देन एक्सपोनेंट है, देन यू विल मल्टीप्लाई। अगर स्टूडेंट ऐसा ना हो जैसे हमारे पास इस सवाल के अंदर है, इसमें कोई हद मुकर्रर नहीं है, डायरेक्ट एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या है? स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि ये जो एक्सपोनेंट है 3 आपका, इसके ऊपर एक्सपोनेंट 2 है, इसका मतलब है ये एक्सपोनेंट खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स। ये जो एक्सपोनेंट आपके पास 3 है, ये खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, ये खुद से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि एक्सपोनेंट के ऊपर डायरेक्टली एक्सपोनेंट है, तो इट मीन्स ये 3 इंटू 3, तो स्टूडेंट इसका मतलब ये 4 एक्सपोनेंट 9। और स्टूडेंट्स अगर हम इसका जो है वो हल निकालें, तो यहाँ पर देखें एक्सपोनेंट है लेकिन बीच में एक हद है, एक ब्रैकेट है, तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6। तो स्टूडेंट देखें दिखने में ये एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये ऐसा है नहीं, ये हल करने में बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर आपके पास एक्सपोनेंट के बाद डायरेक्टली एक्सपोनेंट हो, तो वो एक्सपोनेंट के ऊपर जितना एक्सपोनेंट होगा वो खुद से उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, और अगर आपके पास एक्सपोनेंट है और कोई ब्रैकेट वगैरह लगा हुआ है, देन दे विल मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।